हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स का सब्जेक्ट, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा आपके लिए और आपको इससे पढ़ने में भी मज़ा आएगा। चलिए, तो आज के इस वीडियो में जो है पर्टिकुलरली हम स्टार्ट करेंगे उसका चैप्टर 1, जो कि हमारा बेसिक कंसेप्ट है। आज हम कवर करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो आज हम जो है स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अपने। तो चलिए, बिना रुके वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहले तो हम चैप्टर का इस ओवरव्यू देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स कवर्ड है, क्या क्या हम आज करने वाले हैं इस चैप्टर में। देखिए, इसका पहले तो आप मीनिंग समझेंगे टैक्स का। टैक्स मतलब क्या है, टैक्स होता क्या है, किसे हम टैक्स कहते हैं, वो करेंगे। फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे कि टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं। उसका एडमिनिस्ट्रेशन लॉ यानी टैक्स को गवर्न कौन करती है, कौन सी रेगुलेशन बॉडी है जो टैक्स के लिए गवर्न करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हम है उसके सोर्सेस पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स पढ़ने के लिए हमें कौन से सोर्सेस या डॉक्यूमेंट्स को रेफ़र करना होगा, वो देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो है हम उसके इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे, टैक्स में क्या क्या कुछ ऐसे डेफिनेशंस है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हमें पढ़ना होगा। अब नेक्स्ट जो है आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है लास्ट टॉपिक, जनरल रूल फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स और उसके कुछ एक्सेप्शंस। तो आज हम इस वीडियो में इन सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, मेरा आपसे ये सवाल है कि टैक्स होता क्या है, किसे हम टैक्स कहते हैं। चलिए, मैं बोल देता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट जो है हमारे पब्लिक के लिए जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, किसी भी सेक्टर में जो पब्लिक को बेनिफिट देती है, वो देने के लिए गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है। मेरा आपसे ये सवाल है। गवर्नमेंट को पैसा टैक्स के फॉर्म में तो ही मिलता है, समझ में आया। जो हम नॉर्मल पब्लिक टैक्स के फॉर्म में जो टैक्स पे करते हैं, उसे वही जो है गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू माना जाता है। उसी से तो गवर्नमेंट चलती है, उसी से तो गवर्नमेंट हमें पब्लिक को जो जो भी फैसिलिटीज़ देना चाहती है उसी पैसों से तो वो दे सकती है। जब हम टैक्स नहीं पे करेंगे तो गवर्नमेंट जो है नहीं फॉर्म हो सकती, गवर्नमेंट प्रॉपर चल नहीं सकती। तो अपने इंडिया की जो है, कंट्री की जो है इकोनॉमी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इसलिए जो है टैक्स जो है कलेक्ट करना और जनरल पब्लिक को टैक्स पे करना मैंडेटरी है। समझ में आया। टैक्स एक कंट्रीब्यूशन है। जनरल पब्लिक, अगर हम अपने कंट्री में रह रहे हैं, हम उस फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम उसके अगेंस्ट कुछ कंट्रीब्यूशन पे करना होगा। तो वही जो हमारा है टैक्स है। चलिए, इसे अब कुछ डेफिनेशन के तौर पर देखते हैं कि आपको आसान भाषा में लिखा है मैंने। चलिए रीड करते हैं। व्हाट इज टैक्स? A tax may be defined as a compulsory extraction। टैक्स जो है हमारा कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन, जो कि किसके कौन लेवी करती है, मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम जनरल पब्लिक। कौन कलेक्ट करती है टैक्स? सेंट्रल गवर्नमेंट। किस कन से कलेक्ट करेगी? जनरल पब्लिक कन से। नेक्स्ट जो है अदर वर्ड्स में से और अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए, इट इज़ ए फाइनेंशियल चार्ज। टैक्स जो है वो क्या है? फाइनेंशियल चार्ज है। इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स। टैक्स किस पर लगाया जाता है? इंडिविजुअल्स एंड अदर लीगल एंटिटीज़। अब ये इंडिविजुअल्स एंड अदर लीगल एंटिटीज़ क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, इंडिविजुअल्स और अदर एंटिटीज़ पर लगाया जाता है। कौन लगाएगी टैक्स? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। आया समझ में? और जो है अभी मैंने आपको समझाया था कि टैक्स जो है गवर्नमेंट के लिए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू माना जाता है। उससे ही गवर्नमेंट जो हमारी है कंट्रीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकेगी। जो कि रोड्स है, रोड्स बिल्ड करना, डैम्स बिल्ड करना, उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जैसा ड्रेनेज का सिस्टम जो है बनाना, हेल्थ सेक्टर में, फिर सैनिटेशन के अंदर, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन में जो पैसा लगाना, पब्लिक को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जो हमारी गवर्नमेंट है टैक्स के रेवेन्यू से करेगी।
आया समझ में? टैक्स जो है एक बार रीड करेंगे फिर। टैक्स में बी डिफाइंड एज ए कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। सिंपल है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब टाइप्स कितने हैं, कितने टाइप्स के टैक्सेस होते हैं? बहुत ही सिंपल से मैं आपको समझाऊंगा। आप सिर्फ अच्छे से ध्यान से वीडियो को सुनना और समझना। सब आपको धीरे धीरे कर कर आपको सब समझ में आएगा। देखिए अब हम जो है उसके टाइप्स देखेंगे कि टैक्सेस के कितने टाइप्स हैं। जनरली टैक्स जो है अपना दो प्रकार के होते हैं टैक्स। एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। आया समझ में? टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? टैक्स जो है दो टाइप्स के होते हैं। एक जो है हमारा डायरेक्ट टैक्स, दूसरा जो हमारा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का सर एग्जाम्पल दीजिए। हाँ बिल्कुल दूंगा। देखिए डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आएगा, जैसा कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स। ये अब आपको सवाल आना चाहिए कि सर इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं? देखिए क्योंकि ये पर्सन पर डायरेक्टली लेवी किया जाएगा। लेवी, मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया, लेवी। लेवी का मतलब होता है बच्चों चार्ज लगाना। समझे? किसी पर चार्ज लगाना, तो उसे हम लेवी कहते हैं। आया समझ में? तो इनकम टैक्स जो है हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। क्यों? क्योंकि इनकम पर डायरेक्टली, पर्सन के इनकम पर उसे डायरेक्टली चार्ज करेंगे, टैक्स लगाएंगे, इसलिए वो जो है हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से है देखिए, जो कि हमारा जीएसटी आ जाएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस में, और जो हमारा कस्टम्स लॉ है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, ये हमारे जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस है। आया समझ में? अब जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स क्यों माना जाता है? देखिए क्योंकि हम जीएसटी डायरेक्टली पे नहीं करेंगे। जीएसटी हम जो है इनडायरेक्टली, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने जीएसटी पे किया है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। देखिए आपने एक शॉपिंग मॉल में गया है, आपने शॉपिंग मॉल में गए, क्योंकि शॉपिंग करने के लिए, कुछ गुड्स की शॉपिंग करने के लिए आप एक शॉपिंग मॉल को गए। उसमें से आप जो है समझ लिए आपने शर्ट खरीदी, 5,000 की एक शर्ट खरीदी। अब वो शर्ट जो है आपको, जब आप काउंटर पे जाओगे बिल पे करने के लिए, आपका जो एक लंबा बिल आएगा 5,000 का, आपका जो है एक लंबा बिल आएगा। उसके अंदर सभी इंक्लूड होएगा, सर्विस टैक्स, जीएसटी, नेट अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, सब मिलाकर एक जो है आपका बिल बनेगा। वो बिल में जो है जीएसटी इंक्लूड होएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने 5,000 में जो आप शर्ट के लिए पे किए हो, उसमें आपने जीएसटी भी पे कर दिया। तो ऐसे फॉर्म में जो गवर्नमेंट है पब्लिक से गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेती है, जो कि इनडायरेक्ट होती है। आया समझ में? इनकम टैक्स जो है डायरेक्टली लेवी किया जाता है। डायरेक्टली जो पर्सन ने इनकम कमाई है उस पर्सन से हम जो है इनकम टैक्स कलेक्ट करेंगे। आया? चलिए फिर एक बार रिवाइज करते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? टैक्सेस जनरली दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक हमारा होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल बताइए सर। हाँ बिल्कुल है, इनकम टैक्स है हमारा डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमारा जीएसटी है एंड कस्टम्स लॉ है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि इधर मैंने इसको अच्छे से डेफिनेशन के वाइज समझाया है। डायरेक्ट टैक्स क्या है? अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन पर्सन, इम्पोज्ड यानी चार्ज लगाना, imposed on person and paid directly to the government by the same person। डायरेक्ट टैक्स यानी जिस पर जो पर्सन ने इनकम कमाई हो उस पर्सन पर जो है डायरेक्टली टैक्स लगाया जाएगा, और जो टैक्स पे करेगा वही खुद पर्सन डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। जैसा कि हमने अभी देखा इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है। आया समझ में? अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है देखिए, अ टैक्स सिमिलरली इन अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन पर्सन, पर्सन पे ही लगाया जाएगा, बट जो उसका बर्डन है पे करने का, जो टैक्स पे करने का बर्डन है वो दूसरे पर्सन पर शिफ्ट कर किया जाएगा, उसे जो है जीएसटी कहते हैं। देखिए आपने शॉपिंग के लिए कुछ शॉपिंग मॉल में गए थे अभी,
जो है आपने कुछ गुड्स खरीदा वहाँ से, आपने क्या किया, सिर्फ बिल अमाउंट उस गुड्स खरीदने पर जो बिल आपका निकल कर आया, आपने सिर्फ बिल पे कर वो गुड्स लेकर आ गया। अब जो सेलर था, वो गुड्स आपको बेचने वाला जो सेलर था, उसकी लायबिलिटी बनती है कि आपसे जीएसटी कलेक्ट करे और जीएसटी का अमाउंट जो है गवर्नमेंट को जमा करे। तो इस केस में आप समझिएगा बच्चों, आपने टैक्स तो पे कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट को आपका टैक्स पे करने की लायबिलिटी किस पर आ गई, शॉपकीपर पर, सेलर है हमारा, सेलर के ऊपर जो है टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ गई। इसलिए सेलर जो है हमारे से कलेक्ट करेगा जीएसटी और गवर्नमेंट को पे करेगा। समझ में आया डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब जो है कुछ के कुछ आप डिफरेंसेस पढ़ेंगे। देखिए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो देखेंगे हम। चलिए बच्चों, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन सेम पर्सन। अब भी हमने डिस्कस की थी, इंसिडेंस यानी टैक्स पे करने की लायबिलिटी डायरेक्टली उसी पर्सन पर, जो पर्सन ने इनकम कमाई उसी पर्सन पर जो है हमारा टैक्स लगेगा, और टैक्स पे करने की लायबिलिटी भी जो है वही पर्सन के ऊपर रहेगी। आया? इसलिए ये पॉइंट जो है आपको एक बार रीड कीजिए, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन सेम पर्सन। समझ में आया? वैसे ही देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में लेकिन क्या होता है, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल्स ऑन टू डिफरेंट पर्सन। अभी हमने समझा था इस टॉपिक को कि इनडायरेक्ट टैक्स में जो है दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक जो है टैक्स देने वाला और एक जो है टैक्स कलेक्ट कर कर टैक्स लायबिलिटी को, टैक्स का अमाउंट जो है गवर्नमेंट को जमा करवाने वाला, जो कि इस केस में बायर एंड सेलर इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, असेसी हिमसेल्फ बियर सच टैक्सेस, यानी देखिए इसका मतलब क्या है, एंड दस इट पिंचेस द टैक्स पेयर। असेसी, अगर आपने समझो आपने टैक्स पे नहीं किया तो गवर्नमेंट आपको सीधा आकर आपको पकड़ेगी या कुछ लीगल नोटिस आपके घर भिजाएगी, क्योंकि इस केस में असेसी जो है, असेसी मतलब क्या सर, आगे समझेंगे। जो टैक्स पे करता है उसे हम, जो इनकम टैक्स की या रिटर्न फाइल करता है उसे हम असेसी कहेंगे बच्चों। आगे हम इसका डेफिनेशन और अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो असेसी जो है, अगर टैक्स नहीं पे किया गया है तो गवर्नमेंट जो है उस असेसी को डायरेक्टली आकर पकड़ेगी या नोटिस भिजवाएगी उसके घर। इसलिए यहाँ पे वर्ड जो यूज़ किया, इट पिंचेस डायरेक्टली द टैक्स पेयर, टैक्स पेयर को ही डायरेक्टली पकड़ेंगे यहाँ पर। लेकिन इस केस में इनडायरेक्ट टैक्स में जो है असेसी को नहीं पकड़ेंगे, जो टैक्स पे करने पर जिस पर लायबिलिटी हो उसको हम, अगर टैक्स, अगर मान लो अगर उस पर्सन ने जिस पर, जैसा कि इस केस में इनडायरेक्ट टैक्स में सेलर के ऊपर जो है हमारी टैक्स पे करने की लायबिलिटी थी, अगर मान लो सेलर ने हमारा टैक्स अमाउंट गवर्नमेंट को जमा नहीं किया तो गवर्नमेंट जो है उस सेलर को ही क्या है पकड़ेगी, नोटिस भेजाएगी। आया समझ में? जैसा कि हमारा डायरेक्ट टैक्स में देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में जो है जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी। आया? देखिए नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्टली लेविड ऑन इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। डायरेक्ट टैक्स का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायरेक्ट टैक्स किस पर लगाया जाएगा, डायरेक्टली उसी पर लगाया जाएगा ना, इनकम पर लगाया जाएगा। डायरेक्ट टैक्स किस पर लगेगा बच्चों, इनकम पर। जो भी इंडिविजुअल पर्टिकुलर उसकी इनकम कमाएगा उसके इनकम पर ही तो उसका टैक्स लगेगा, उस टैक्स को हम इनकम टैक्स कहते हैं। और इनकम टैक्स कौन सा पार्ट है, डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। आया? सिंपल है। नेक्स्ट जो है देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स किस पर लगेगा, लेवी एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस पर लेवी होगा इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो, अगर किसी भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई हो तो उस पर जो है हमारा जीएसटी लगेगा। उसे जीएसटी किसका है, इनडायरेक्ट का पार्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। चलिए, अब डायरेक्ट टैक्स जो है प्रोग्रेसिव इन नेचर रहता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब सर देखिए, प्रोग्रेसिव यानी जितनी आपकी हाई इनकम हो उतना ही आपको हाई रेट का टैक्स देना पड़ेगा। आया समझ में?
जितनी आपकी इनकम बढ़ती जाए टैक्स का आपका रेट भी जो है बढ़ते ही जाएगा। उसे हम प्रोग्रेसिव नेचर का कहेंगे। डायरेक्ट टैक्स जो हमारा है प्रोग्रेसिव नेचर का है। अब इनडायरेक्ट टैक्स जो है रिग्रेसिव इन नेचर, यानी इस पर जो है इक्वल अमाउंट का टैक्स लगेगा। देखिए, all persons will bear equal amount of tax on goods and services they consumed irrespective of their ability। सभी पर्सन से जो है जीएसटी का टैक्स जो है इक्वली कलेक्ट किया जाएगा। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने बिस्किट पैकेट खरीदा, शॉप से जाकर आपने बिस्किट पैकेट खरीदा, आपको भी उस बिस्किट पैकेट पर जो है इक्वल टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मान लो वही सेम बिस्किट पैकेट जो है मुकेश अंबानी ने खरीदा, क्या सेलर जो है कि दुकान वाला हमारा है उससे डबल टैक्स कलेक्ट करेगा? नहीं। जीएसटी में जो है वेदर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी ऑल पर्सन्स पर जो है इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स लगेगा। वही इनकम टैक्स की बात की जाए, डायरेक्ट टैक्स की, जितनी हाई इनकम होगी उतना हाई टैक्स लगेगा। अब इस केस में जो है मुकेश अंबानी की इनकम हाई रहती है तो उन पर जो है हाई रेट का टैक्स लगेगा। आया समझ में डिफरेंसेस क्या क्या है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच में? चलिए नेक्स्ट पर मूव ऑन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉज। एडमिनिस्ट्रेशन यानी उसका डिपार्टमेंट, टैक्स लॉज को, टैक्सेस को रेगुलेट कौन करता है, उसकी रेगुलेशंस बॉडीज कौन कौन सी है। देखिए, फर्स्ट तो हमारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री। हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है बच्चों? करेंटली हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जो है मिसेस निर्मला सीतारमण जी। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है मिसेस निर्मला सीतारमण जी है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है। कौन सा डिपार्टमेंट होता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है। उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दो बोर्ड्स होते हैं। कौन से? दो बोर्ड्स होते हैं, एक सीबीडीटी और एक जो है सीबीआईसी। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये दो बोर्ड्स होते हैं। देखिए, इसका एडमिनिस्ट्रेशन का आप हायरार्की देखेंगे तो आपको कैसे दिखेगा। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, टैक्स लॉस को कौन गवर्न करेगी, उसके रेगुलेशंस बॉडीज़ क्या क्या है। देखिए, फर्स्ट तो जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है। कौन सा डिपार्टमेंट होता है? रेवेन्यू का डिपार्टमेंट होता है। रेवेन्यू के डिपार्टमेंट में जो है हमारे दो बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूटेड है। कौन से वो बोर्ड्स का नाम क्या क्या है? एक हमारा होता है सीबीडीटी, दूसरा हमारा है सीबीआईसी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। समझ में आया? ये हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे टैक्स लॉस का एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब टैक्स की बात की जाए इस पॉइंट पर तो देखिए, बोथ द बोर्ड्स हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। जो दो बोर्ड्स थे हमने अभी पढ़ा था, जो दो बोर्ड्स ये है सीबीडीटी और सीबीआईसी, किसके अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड है? रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूटेड है। आया समझ में? अब सीबीडीटी का काम क्या है? सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का काम क्या है? देखिए, सीबीडीटी डील्स विथ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ऑल डायरेक्ट टैक्सेस। सिंपल है, जो भी डायरेक्ट टैक्सेस लेवी एंड कलेक्शन का काम कौन करेगा? सीबीडीटी करेगा। डायरेक्ट टैक्सेस अभी हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस हमने पढ़ा था ना। डायरेक्ट टैक्सेस पर पूरा जिम्मेदारी, रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किस पर होगी? सीबीडीटी पर होगी। सीबीडीटी जो है लेवी एंड कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स को लेवी करेगा और कलेक्ट भी करेगा। पूरी जिम्मेदारी डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड किस पर है? सीबीडीटी बोर्ड रेगुलेट करेगा उसे। अब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो कौन रेगुलेट करेगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है हमारा सीबीआईसी डील करेगा। देखिए, सीबीआईसी डील्स विथ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। आया समझ में? ये था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लॉ ऑफ टैक्सेस, हमने अभी अच्छे से कवर किया है इसे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है
सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉस। अब इनकम टैक्स लॉ पढ़ने के सोर्सेस क्या क्या है, किस किस सोर्सेस से हम जो है इनकम टैक्स पढ़ सकते हैं, क्या क्या सोर्सेस होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे जहाँ से हम इनकम टैक्स को पढ़ेंगे या उसके रूल्स, प्रोविजंस, नोटिफिकेशंस समझेंगे। देखिए, हम द फॉलोइंग आर द सोर्सेस एंड डॉक्यूमेंट्स वेयर वी कैन लर्न इनकम टैक्स। कौन से है वो डॉक्यूमेंट्स या सोर्सेस? फर्स्ट जो हमारा है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स पढ़ने के लिए हमें फर्स्ट किसे रिफ़र करना होगा? इनकम टैक्स एक्ट को रिफ़र करना होगा, जो कि हमारा किस ईयर में आया था? 1961। नेक्स्ट हमारा है इनकम टैक्स के रूल्स को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट सोर्स जो हमारा है इनकम टैक्स रूल्स। नेक्स्ट है एनुअल फाइनेंस एक्ट। एनुअल फाइनेंस एक्ट, जो कि एनुअल फाइनेंस एक्ट में क्या होता है? देखिए, रिसेंटली सॉरी एवरी ईयर जब यूनियन बजट पास अनाउंस होता है, तो अगर कोई भी अमेंडमेंट्स हो या कुछ चेंजेस हो इनकम टैक्स के रिलेटेड, हम उस चेंजेस या अमेंडमेंट्स को किस एक्ट में बताएंगे? हम उस चेंजेस अमेंडमेंट्स को जो है एनुअल फाइनेंस एक्ट में बताएंगे, जो इनकम टैक्स के रिलेटेड हो। इसलिए ये जो एक्ट है एवरी ईयर अमेंड होता रहेगा। आया समझ में? अब करेंटली अगर आपको मालूम करना है तो करेंटली एनुअल फाइनेंस एक्ट जो है 2021 का चल रहा है हमारा। एनुअल फाइनेंस एक्ट जो है हमारा 2021 का चल रहा है। नेक्स्ट सोर्स क्या है हमारा? सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस इश्यूड बाय सीबीडीटी। और हम इनकम टैक्स के जो है नए नए कुछ अगर प्रोविजंस आए हैं या कुछ नए नोटिफिकेशंस आए हो, तो हमें क्या किया जाएगा? सीबीडीटी के बोर्ड से हमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी। चलिए सर, आप इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो कह रहे हैं, आपका ये सवाल होगा कि हम वो इंफॉर्मेशन को किधर से देखें। देखिए, इसकी एक वेबसाइट होती है दोस्तों, जो कि ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। उस वेबसाइट पर आपको जो है इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिलेटेड कुछ भी प्रोविजंस है या नोटिफिकेशंस, नए नए केस लॉज, सर्कुलर्स जो है आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आया समझ में? चलिए, नेक्स्ट सोर्स जो हमारा है जुडिशियल डिसीजंस या केस लॉस। इससे भी हम जो है इनकम टैक्स का नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए एक बार रिवाइज कीजिए क्या क्या है इनकम टैक्स पढ़ने के सोर्सेस। एक तो हमारा है इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा हमारा है इनकम टैक्स रूल्स, तीसरा हमारा है एनुअल फाइनेंस एक्ट, जो कि अमेंड एवरी ईयर अमेंड होते रहता है। हमारा नेक्स्ट है जो सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस, जो कि सीबीडीटी इशू करता है। नेक्स्ट जो है जुडिशियल डिसीजंस एंड केस लॉस। ठीक है, अच्छे से समझ में आया आपको? चलिए, नेक्स्ट अब जो है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है। इस केस में जो है हमारे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब इनकम टैक्स पढ़ने के लिए आपको कुछ टर्म्स का या कुछ टर्म्स को अच्छे से समझना होगा कि इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उसे हम समझेंगे तो हमारा इनकम टैक्स जो है बहुत ही आसान भाषा में हमको समझ में आएगा। चलिए, अब वो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर अप करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन हमारा जो है असेसी। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारा? असेसी, जिसका डेफिनेशन हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 क्लॉज 7 में बताया गया है। असेसी यानी क्या, किसे हम असेसी कहते हैं? देखिए, इसका डेफिनेशन अगर हम पढ़े तो क्या कह रहा है डेफिनेशन? असेसी मीन्स अ पर्सन बाय whom any tax or sum of money is payable under this act। असेसी कौन है, क्या कह रहा है डेफिनेशन? असेसी यानी एक ऐसा पर्सन है जो कि टैक्स पे करता हो या कोई भी अमाउंट, कोई भी सम ऑफ मनी पे करेगा। किसके? अंडर दिस एक्ट। नॉर्मली क्या क्या समझ में आना चाहिए आपको इससे? देखिए, असेसी किसे कहेंगे? जो टैक्स पे करेगा वो, उसे हम क्या कहेंगे? असेसी कहेंगे। सिंपल वर्ड्स में आपको समझना हो तो ऐसे समझिए, असेसी किसे कहेंगे? जो टैक्स पे करता है उसे ही हम असेसी मानेंगे, उसे ही हम असेसी कहते हैं। आया समझ में? चलिए, एंड इंक्लूड्स, डेफिनेशन में और क्या क्या है? इंक्लूड्स बता रहा गया। इंक्लूड्स यानी उस
इसे तो हम जनरली ये पॉइंट को जो टैक्स पे करेगा उसे तो हम असेसी मानेंगे। इंक्लूड यानी इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स है उसमें भी हम उस केसेस में भी जो पर्सन को है असेसी मानेंगे। देखिए वो क्या क्या है पॉइंट्स। एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट हैव बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम। यानी ये क्या कहना चाह रहा है पॉइंट देखिए, एवरी पर्सन जो इनकम टैक्स या कोई भी टैक्स पे करता है, जब आप रिटर्न फाइल करते हो, अगर आपका असेसिंग ऑफिसर आपको कुछ इन्वेस्टिगेट करता है या आपका असेसमेंट कर रहा हो, तो उस केस में भी आप जो है डीम्ड असेसी मान लिया जाएंगे। समझ में आप, उस केस में भी जो आपका असेसमेंट कौन कर रहा है, असेसिंग ऑफिसर, तो आपने टैक्स पे कर, इनडायरेक्टली समझिए जो टैक्स पे कर रहा वही तो असेसी है ना, उसे ही पॉइंट्स को घुमा फिरा के दिया है इसने। जो टैक्स पे कर रहा है, आपका असेसमेंट कब होगा, जब आपकी इनकम एक्सीड होएगी, जब आप टैक्स पे करने के स्लैब में फिट होते हो तभी तो आपका असेसमेंट होगा ना। हाँ, जब असेसमेंट हो रहा है तो आप टैक्स पे करोगे ना। हाँ, जब आप टैक्स पे करने वाले हो तो आपको क्या कहेंगे, असेसी कहेंगे, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट और क्या पॉइंट बताया गया है इसने, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी। एवरी पर्सन यानी डीम्ड असेसी, यानी अगर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसको जो गवर्नमेंट सरकार जो है आपको असेसी मान लेगी, आप समझो बात को कि अगर डीम्ड असेसी यानी आप एक्चुअली में तो नहीं हो असेसी, आप एक्चुअली में तो नहीं हो, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस या केसेस में जो गवर्नमेंट जो है आपको ही असेसी मान लेगी। समझा, वो भी हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका एक चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम कहकर, उस चैप्टर में जो है अच्छे से आप समझेंगे कि डीम्ड असेसी क्या होता है। चलिए इधर भी मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि अभी डीम्ड असेसी यानी वो असेसी जो एक्चुअली तो लायबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसे ही असेसी मान लेगी। जैसा कि अगर आपने समझो आपके बच्चे के नाम पर जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, किस वजह से, टैक्स को बचाने के लिए आपने क्या किया, आपके बच्चे के नाम पर आपने टैक्स प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। अब इस केस में जो है गवर्नमेंट जो है आपको ही असेसी मानेगी और आपके ही हाथों में टैक्स लगाएगी। समझा, आया समझ में, उसे ही हम डीम्ड असेसी कहते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है देखिए, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, वही कह रहा है ये भी, असेसी इन डिफॉल्ट यानी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस में वो डिफॉल्टली क्या है, असेसी मान लिया जाएगा, उसे डीम्ड असेसी मान लिया जाएगा। ये था हमारा असेसी का डेफिनेशन। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि असेसी किसे कहते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करिए, डेफिनेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको 5 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो अच्छे से इसे पढ़ लेना। तो समझ में आया असेसी किसे कहते हैं, जो पर्सन टैक्स पे करता हो उसे ही हम असेसी कहेंगे, सिंपल भाषा में कहना है तो ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा डेफिनेशन किसका है, इनकम का डेफिनेशन। इनकम यानी क्या, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम हम किसको मानते हैं, किसे हम इनकम कहते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन इस एक्ट के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर इसका डेफिनेशन दिया गया है कि इनकम किसे कैसे कहते हैं। इनकम इंक्लूड्स प्रॉफिट्स एंड गेंस, जो भी आपका प्रॉफिट्स है बिजनेस से या प्रोफेशन से आपको कुछ भी गेंस मिल रहे हो उसे हम इनकम के अंदर मान लेंगे। अब जो भी अब डिविडेंड्स यानी आपको किसी कंपनी से शेयर्स के, आपको शेयर होल्डिंग पर आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो जो है हमारा डिविडेंड्स कहलाएगा। तो डिविडेंड्स आपको अगर मिल रहे हैं तो वो भी जो है हमारी इनकम है। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस डेफिनेशन में फिट हो रही है। और जो है एनी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, यानी परक्यूजिट यानी बेनिफिट, अगर आपको कोई भी बेनिफिट आपके एम्प्लॉयर से आपको या आपके एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई बेनिफिट मिल रही है या बिजनेस में कुछ प्रॉफिट्स मिल रहे हैं या प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, एक्स्ट्रा बोनसेस अगर कुछ मिल रहे हैं, वो भी आपका जो है बेनिफिट है, बेनिफिट इनकम मान लिया जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस बाय बैंकिंग कैरिड ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर जो है बैंकिंग बिजनेस कैरी कर अगर उस बैंकिंग बिजनेस पर कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है
कैप गेन्स या प्रॉफिट्स निकल कर आ रहे हो तो वो भी है इनकम के डेफिनेशन में फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, एनी कैपिटल गेन्स भी हम आगे अच्छे से कवर करेंगे बच्चों। कैपिटल गेन्स भी जो है इसे ही इनकम ही माने जाएंगे। अब कैजुअल इनकम्स कहते हैं। नेक्स्ट, इन एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, गैम्बलिंग, बेटिंग, कार्ड गेम्स। मान लीजिए अगर आपने कोई लॉटरी जीती या आपने कोई क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर कर अमाउंट जीता, कार्ड गेम्स खेल कर आपने कुछ प्राइज मनी जीता है, या आपने कुछ बेटिंग कर कर आप पैसे कमाए हो, या गैम्बलिंग कर कर आप मनी अर्न कर रहे हो, तो ये सभी इनकम को भी है, ये सभी जो है इनकम के डेफिनेशन में फिक्स होते हैं, इनकम के डेफिनेशन के अंदर आते हैं। ये चीज़ों से भी अगर आप कुछ इनकम कमा रहे हो तो इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पैसा इलीगल कमा रहे हो या लीगल कमा रहे हो। आपने जो पैसा कमाया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है सीधा आपके पैसे पर जो है टैक्स लगाएगी। अगर आपने इलीगल इनकम कमाया है तो इनकम टैक्स का तो उससे कुछ लेना देना तो नहीं है, वो तो आप पर टैक्स लगा देगी। लेकिन दूसरी अगर आप पर पेनाल्टीज प्रोसिक्यूशंस जो है दूसरी बॉडीज़ लगाएगी। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट जो है ये थे हमारे इनकम का डेफिनेशन कि कौन से पॉइंट्स को, कौन से इनकम को हम इनकम मानते हैं। ये रहा, ये भी पढ़ लिए, पूछ लिया जाता है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, पर्सन। अब पर्सन हम किसे कहते हैं? नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा जो है पर्सन, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 31 में दिया गया है। देखिए पर्सन किसे किसे कहते हैं? इंडिविजुअल यानी एक पर्टिकुलर पर्सन। देखिए हम सभी इंडिविजुअल्स हैं, आप, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, सभी लोग, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इंडिविजुअल यानी सिंगल पर्सन, उसे हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल पर्सन के कैटेगरी में पर्सन किसे किसे कहते हैं? फर्स्ट इंडिविजुअल को कहते हैं, अभी मैंने समझा, इंडिविजुअल यानी सिंगल पर्सन। HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी एक बिजनेस का फॉर्म है। आपने ये सब आपके कॉमर्स में क्लास 12th में पढ़े थे, याद होगा आपको अच्छे से। ये सब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है। HUF बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी हम जो है पर्सन में इंक्लूड करेंगे। सपोज आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, HUF है आपका, तो आप पर इंडिविजुअली टैक्स तो लगेगा ही आपका, और HUF के ऊपर भी एक टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स। HUF के हैंड्स में जो है टैक्स लगेगा, इसलिए इधर पर्सन्स को है अच्छे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट कंपनी भी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसलिए उसे भी हम पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट फर्म यानी एक LLP, पार्टनरशिप फर्म, उसका भी जो है सेपरेट एक लीगल एंटिटी है LLP का भी, इसलिए हम फर्म को भी है पर्सन के डेफिनेशन में मान लेंगे। पर्सन के डेफिनेशन में फर्म भी आता है। नेक्स्ट, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अब AOP या BOI इसे क्या कहते हैं? देखिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इधर मैंने वर्ड क्या यूज़ किया? पर्सन यूज़ किया। पर्सन में अब कौन कौन आएंगे? इंडिविजुअल आएगा, HUF आएगा, कंपनी आएगी, फर्म आएगा, सभी आएंगे। अब ये सब मिलकर, चाहे वो अगर इंडिविजुअल ग्रुप बनाकर एक एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हैं, या फिर HUF ने ग्रुप बनाकर एसोसिएशन क्रिएट की हो, या फिर इंडिविजुअल HUF कंपनी, ये सब पर्सन मिलकर अगर कुछ एसोसिएशन क्रिएट करते हैं किसी भी एक पर्पस के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। आया समझ में? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो है पर्सन में अब ये सब आएंगे, ये सब भी ग्रुप बनाकर जो है एक एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सिमिलरली बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी वही होता है। आया? नेक्स्ट जो हमारा है पर्सनल के कैटेगरी में लोकल अथॉरिटी, हमारे जो लोकल अथॉरिटीज़ है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसे भी हम एक सेपरेट एंटिटी मानेंगे, सेपरेट पर्सन मानेंगे। नेक्स्ट जो है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, उसे भी हम जो है पर्सन मानते हैं। तो ये था बच्चों पर्सन का डेफिनेशन, जो कि आपको मैंने अच्छे से समझाया है, नोट कर लिए, और जो है इसे भी आप अच्छे से एक बार रीड करके जाना, एग्ज़ाम में आपको ये भी इम्पॉर्टेंट है।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, गुड बाय।